सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 15 मार्च 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हुबली धारवाड़। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। इसका अनावरण 11 मार्च 2023 को हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किया है। इसके साथ शहर ने श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रिक इंजन वाली हुबली सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। धारवाड़ शहर में आईआईटी के नए परिसर का उद्घाटन भी किया गया। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। इससे पहले दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ था? तो गोरखपुर के अंदर था। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट को जानते हैं। हुबली और धारवाड़ भारतीय राज्य कर्नाटक के जुड़वा शहर हैं। राजधानी और कर्नाटक राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर के बाद हुबली धारवाड़ क्षेत्र के मामले में कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी नगरपालिका है। हुबली और धारवाड़ के बीच 3 रेलवे स्टेशन हैं। कौन कौन? उनकल, अमरगोल और नवलूर। उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में बनेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा हुबली धारवाड़। कितनी लागत आई है? तो याद रखिए 20 करोड़ रुपए की लागत आई है और 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आपको याद है कल मैंने आपको पढ़ाया था चीन के नए राष्ट्रपति का कार्यकाल तीसरे कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम है शी जिनपिंग। तो अब न्यूज़ है वहाँ के प्रधानमंत्री जी से। चाइना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर 3, ली केकियांग। आइए डिटेल न्यूज़ को अच्छे से जानते हैं। ली केकियांग ने चीनी संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 11 मार्च 2023 को चीन की संसद ने ली केकियांग को देश का नया प्रीमियर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने ली केकियांग का स्थान लिया है जो पिछले 10 वर्षों से इस पद पर थे। याद रखिएगा, ली केकियांग का स्थान लिया है किसने? ली कियांग ने। दोनों के नामों में जरा सा अंतर है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ली कियांग नए प्रधानमंत्री बने हैं, ली केकियांग इससे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्तावों को पारित करने वाली औपचारिक संस्था नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र ने ली कियांग की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है। शी जिनपिंग के आंतरिक सर्कल में व्यापार समर्थक राजनेता कहे जाने वाले ली कियांग शी जिनपिंग के बाद सीपीसी और सरकार के नंबर 2 रैंक के अधिकारी होंगे, जिनकी शुक्रवार को अभूतपूर्व तीसरी 5 साल की अवधि के लिए पुष्टि करी गई है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि चाइना के राष्ट्रपति बनाए गए थे शी जिनपिंग और चाइना के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ली कियांग। आइए डिटेल न्यूज़ को और भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है स्टैटिक जीके पॉइंट, जो कि मैं डेली खूब सारा कवर कराता हूँ। तो चाइना की बात करें, राजधानी बीजिंग है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर यहाँ का संघाई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कियांग है, मुद्रा रिनमिंबी है और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी यही है। कुल भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। अगर न्यूज़ आपको पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, तो लाइक बटन पर जल्दी से प्रेस करिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो आयुष मंत्रालय 13 मार्च को नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। ठीक है, आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो आयुष मंत्रालय 13 से 15 मार्च 2023 तक नई दिल्ली के
तालकटोरा स्टेडियम में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नवे संस्करण के लिए 100 दिनों की काउंटडाउन की शुरुआत होती है। इस महोत्सव के दौरान काउंटडाउन के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 100 स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किए जाएंगे। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ भारत के G20 प्रेसिडेंसी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रेजिनेंस के रूप में बड़े वैश्विक समुदाय से जुड़ने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं की भागीदारी के माध्यम से योग को हर गांव तक ले जाने पर ध्यान केंद्रित होगा। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें योग दिवस से, तो हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार 21 जून 2015 में योग दिवस को मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, हर साल योग दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, हमारे देश में योग गुरु कौन कहे जाते हैं? तो बाबा रामदेव। और पुराने समय में योग गुरु कौन थे? तो महर्षि पतंजलि। ठीक है, न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ आपको मैंने बताया योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, तो भाई ये बताइए विश्व जैव विविधता दिवस और वर्ल्ड वाटर डे ये दोनों किस एक डेट को मनाए जाते हैं? क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। बताइए कमेंट कॉलम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली न्यूज़ है, किस रेलवे क्षेत्र ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य रेलवे ने। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। मध्य रेलवे ने मार्च 2023 के अंदर सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया है, जो लगभग 3825 किलोमीटर का है। मध्य रेलवे का अंतिम गैर विद्युतीकरण खंड सोलापुर मंडल पर औसा रोड लातूर रोड का विद्युतीकरण फरवरी 2023 में किया गया था। विद्युतीकरण से हर साल 5204 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिली है और सालाना 1670 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। यह एंटीबायोटिक दवाओं की गतिविधि को बढ़ाता है, जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार में किया जाता है। यह 2 मल्टी ड्रग प्रतिरोधी त्वचा संक्रमित रोगजनकों, जिनका नाम है स्टेफिलोकोकस आरियस और स्यूडोमोनास एरुजिनोसा के खिलाफ पॉलीमॉक्सिन की गतिविधि को भी प्रबल करता है। आइए डिटेल न्यूज़ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो ये लीजिए स्टैटिक जेके का वो पॉइंट जिसका आप हमेशा से इंतजार करते हैं वीडियोज़ में। आइए मैं कवर कराता हूँ। तो रेलवे क्षेत्रों के सभी मुख्यालय को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्टैटिक जीके है। उम्मीद करता हूँ आपको किसी अन्य वीडियो में इतनी स्टैटिक जीके नहीं मिलेगी। तो रेलवे क्षेत्रों के मुख्यालय कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर एक कोंकण रेलवे, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। कोलकाता में मेट्रो रेलवे, जिसका कोलकाता में मुख्यालय है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद जंक्शन में है। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में। यहाँ पर मैंने हमारे देश में स्थित सभी रेलवे मुख्यालयों का हेडक्वार्टर डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूँगा जुड़े हुए सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। आपने ले लिया होगा। बात करें रेलवे मंत्रालय की, तो किसके पास है? अश्विनी वैष्णव हमारे देश के रेलवे मंत्रालय हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। इसके अलावा बात करें रेलवे बोर्ड के प्रमुख कौन है इस समय, तो ये आप कमेंट कॉलम में जल्दी से छाप दीजिए। और इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन परसों या उससे एक दिन पहले की क्लास में पूछा था, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, मुंबई से थाने के बीच जो पहली रेलवे चलाई गई कितने किलोमीटर की थी? इसका क्वेश्चन भी आप कमेंट कॉलम में दीजिए। आप कमेंट कॉलम में बहुत ही कम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, आंसर दिया करें, आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, बढ़ते फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से, कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया है, बड़ा स्कोरर बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के किंग कोहली। ठीक है, तो किंग कोहली बहुत ही तरह तरह के रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो विराट कोहली टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे बड़े स्कोरर बन गए। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 मैचों के 104 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 4,729 रन बनाए हैं। ठीक है, और आपको याद होगा अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई है जिसको भारत ने 2-1 से जीता है। उसमें विराट कोहली फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है, नन अदर देन भारत के रत्न पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। 60 गन विश्व कप चल रहा है जिसमें 2023 में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के ट्रैप शूटर कौन बन गए हैं? इनका नाम है पृथ्वीराज तोंडाईमन। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। तो भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने दोहा कतर में आयोजित ट्रैप शूटर चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है। तो भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने दोहा कतर में ISSF 60 गन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता है। तुर्की के 2 बार के विश्व चैंपियन ओगुजान तुजुनु ने 33-35 का स्कोर करके स्वर्ण पदक जीता है। और टोक्यो 2020 में ग्रेट ब्रिटेन के कांस्य पदक विजेता मैथ्यू जॉन ने इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, यह चल रहे ISSF विश्व कप में भारत का पहला पदक भी है जो जीता है पृथ्वीराज तोंडाईमन ने। कौन सा पदक? कांस्य पदक। कहां पर हो रहा है? तो दोहा कतर में। उम्मीद करता हूं सारी न्यूज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले ISSF के बारे में कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। राइफल, पिस्टल और 60 गन विषयों में ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स का शासी निकाय है। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बाद ISSF ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों और अधिकारियों को अपनी प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया। मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है। अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिशिन। स्थापना 1907 के अंदर हुई और महासचिव है विली ग्रेल। न्यूज़ क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह है मांड्या जिला बेंगलुरु का। आइए डिटेल न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक के मांड्या जिले में। इसको बनाने में लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत आई है। कितने किलोमीटर लंबी है? 118 किलोमीटर लंबी है। यह बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय को लगभग 3 घंटे से घटाकर 75 मिनट कर देगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य भी करेगा। यह क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री जी ने मैसूरू कुशलनगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखी है। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया है। बात करें कर्नाटक की, तो वहां पर किसकी सरकार है इस समय? तो बसवराज बोम्मई की वहां पर सरकार है। कर्नाटक के बारे में आइए स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर मैं करा देता हूं। देखिए कितनी खूबसूरत स्टैटिक जीके को मैं लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, मैंने उसके कमेंट को ध्यान में रखा है कि सर स्टैटिक जीके को और भी ऐड कीजिए, तो मैंने और भी ऐड किया हुआ है। यह दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर के तटीय इलाकों वाला एक राज्य है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने और 1973 में कर्नाटक का नाम बदलने के साथ इसका गठन मैसूर राज्य के रूप में किया गया था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है। साक्षरता लगभग 75% और लिंगानुपात 973 प्रति 1000 लोगों पर है। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी, स्टैटिक जीके पॉइंट कवर हो गई होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए
चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित करी जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 असम राज्य में। आइए डिटेल न्यूज को जानते हैं। तो पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 से 23 मार्च 2023 तक असम राज्य के बक्सा जिले में आयोजित करी जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम खो खो एसोसिएशन और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। कुल मिलाकर 12 देश और मेजबान भारत प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। आइए स्ट्रैटेजी के पॉइंट में सारे के सारे देशों को मैं डिस्कस करता हूं, कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं। और तो इसमें भाग ले रहे हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और भारत। अब आप अपनी ईमानदारी करते हुए यहाँ पर उपस्थित कुछ देश हैं मैं बताऊंगा, जैसे इंडोनेशिया, इराक, ईरान और मलेशिया। इन चारों देशों की करेंसी कमेंट कॉलम में आंसर करिए। देखता हूं कितने लोग कमेंट कॉलम में आंसर करते हैं। बढ़ते फिलहाल आज की आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, क्योंकि ये न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ है जिसने इतिहास रच दिया है भारतीय बॉलीवुड के अंदर, भारतीय फिल्म क्षेत्र के अंदर। तो किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली भारतीय पहली फिल्म बनकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर होगा RRR। आपको याद होगा RRR एक ऐसी मूवी बनी है जिसने इतिहास रच दिया है। आइए डिटेल न्यूज को जानते हैं। तो 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह यानी ऑस्कर पुरस्कार में SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल पॉइंट्स को जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह फिल्म स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन से प्रेरित है। एक अन्य भारतीय प्रविष्टि द एलिफेंट विस्परर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने। पहला तो RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने जीता है, और दूसरा पॉइंट सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में भारत की है द एलिफेंट विस्परर्स, इसने भी ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात करें 95वें अकेडमी या ऑस्कर पुरस्कारों की, तो लॉस एंजल्स में आयोजित करे गए हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है। मिशेल यो ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, जबकि ब्रेंडन फ्रेजर ने द व्हेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। आइए अब जानते हैं RRR द्वारा जीते गए कौन कौन से पुरस्कार हैं। यानी RRR मूवी ने 20 फरवरी 2023 को मुंबई में घोषित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता हुआ है। जनवरी 2023 में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में RRR ने 2 पुरस्कार जीते थे, और एक सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ गीत नाटू नाटू के लिए। इसने गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार भी जीता हुआ है। RRR ने 50वें सैटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार भी जीता हुआ है। SS राजामौली ने अपनी फिल्म RRR के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता हुआ है। एक काम करिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। अब जल्दी से इन सारे की पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। अब जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़, आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में जाकर आप जरूर आंसर करें, अपनी राय दें। आपको कुछ वीडियो में ऐड कराना हो वो बताएं। वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।